बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट फ़हद और आप देख रहे हैं अवेयरनेस विद फ़हद। जी नाज़रीन, आज का टॉपिक हमारा गवादर के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ हफ्तों पहले हमने गवादर के डीजी नसीर खान साहब से गुफ्तगू की थी और उन्होंने हमें काफ़ी मालूमात फ़राहम की थी। तो हमने कहा क्यों ना इसको अब एक स्टेज और आगे लेके चलें। और आज जिस मेहमान से आपकी हम मुलाकात करवाएंगे, माशाल्लाह वो गवादर में तकरीबन मोर देन डेकेड से ज़्यादा अपनी सर्विस फराहम कर रहे हैं। और वो एक कंपनी है उनकी न्यू विज़न के नाम से, जिसके वो सीईओ भी हैं और अभी माशाल्लाह वाइस चेयरमैन है गवादर चेंबर ऑफ कॉमर्स के। तो आज हम इन्हें अपने प्रोग्राम में लेंगे और गुफ्तगू करेंगे गवादर पोर्ट के हवाले से। इन्वेस्टमेंट में आप क्या-क्या इस वक्त का जो स्पेशली यहाँ पे इन्वेस्टर बैठे हैं नॉर्थ अमेरिका, यूके में, वो इन्वेस्ट किस तरह किस जगह पे कर सकते हैं। और इसके अलावा कल्चर और टूरिज़्म के हवाले से हम अपनी गुफ्तगू उनसे 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 करेंगे। तो मैं उनको लाइन पे लेता हूँ। जी आतिफ़ खान साहब। वेलकम करता हूँ आतिफ़ खान साहब आपको मेरे शो अवेयरनेस विद फ़हद में। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें जॉइन किया पाकिस्तान से। तो हम आगाज़ करते हैं। आतिफ़ खान साहब, आप पहले तो ये बताएं व्यूअर्स को कि आपका सफ़र कैसा रहा माशाल्लाह न्यू विज़न से, और अब माशाल्लाह आप गवादर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस चेयरमैन भी हैं। तो इस बारे में थोड़ा बताएं और अपनी कंपनी के बारे में हमें थोड़ा बताएं। जी, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले फ़ाज़ साहब, मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे आज ग्वादर और सी पैक और जी। अपने इस नेशनल प्रोजेक्ट के ऊपर बात करने का मौका दिया। ग्वादर सी पैक और इसका जो सफ़र है, ये मेरा 2003 का सफ़र है। सही। और 2003 में जब फर्स्ट टाइम परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में ग्वादर पोर्ट के ऊपर इनिशिएटिव लिया गया था, जी। तो हमने भी उस वक्त ही एज ए बिल्डर एंड डेवलपर के तौर पर ग्वादर को विजिट किया था। सही है। उस वक्त जो ग्वादर था वो डेफिनेटली दुनिया की उस तरह असेस में नहीं था जिस तरह आज है। राइट। उस वक्त कोई सोशल मीडिया नहीं था। उस वक्त सिर्फ आप कह लें कि डोर टू डोर मार्केटिंग थी, या हम सेमिनार्स करते थे, अवेयरनेस प्रोग्राम करते थे जी। जी। और लोगों को जो आके खुद देख कर और फिर उसके बाद लोगों को ब्रीफ करते थे और अपने इस खिते की जो इम्पोर्टेंस थी वो हाईलाइट करते थे। राइट। सही है। तो ये जो है ऑलमोस्ट 2003 से लेके 2021 में अब इस वक्त हम बैठे हैं, तकरीबन 18 साल का सफ़र है। तो इसमें दो फेज़ ही, फर्स्ट फेज़ हमने ग्वादर पोर्ट का जो सिंगापुर कंपनी को पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, सही है। और सेकंड फेज़ में अब हमने वही कॉन्ट्रैक्ट जो है दोबारा री कॉन्ट्रैक्ट करके उसी एग्रीमेंट को हमने चाइना के साथ किया। तो ये आतिफ़ खान साहब, हमें ये बताएं कि आप माशाल्लाह 18 साल से गवादर से ही वाबस्ता है, मतलब आपका आना जाना और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन और इसके हवाले से। दरमियान में 2003 से लेके 2008 तक ये पहला फेज था, और फिर 8 से 15 तक तो ग्वादर एसएच कुछ मसाइल के मुल्की लेवल पर जो मसाइल थे हमारे, जी। उस वजह से ये 8 साल का पीरियड जो था वो दोबारा ग्वादर में हमारे लिए थोड़ा सा एक टफ पीरियड था। आना जाना होता था लेकिन सही है। कोई एसएच उसके ऊपर पोर्ट के ऊपर कोई काम नहीं था, या सही है। वहाँ डोमेस्टिक लेवल पर भी कोई ऐसा काम नहीं था। सही है। लेकिन दोबारा से हमने फिर 2015 से जब सी पैक के साथ पाकिस्तान ने दोबारा इसको रिकनेक्ट किया, तो फिर हम जी। दोबारा जो है वो पंजाब से और कराची लाहौर से ख़ास तौर पर बिल्डर, क्योंकि मेरी कंपनी जो है वो लाहौर बेस है, तो सही हम है। लोग लाहौर से पंजाब से कुछ बिल्डर्स थे और कुछ कराची से सिंध से बिल्डर हैं। तो ये सिलसिला इस तरह शुरू हुआ। तो ये तो आपकी कंपनी का हो गया। अच्छा, ये जो चेंबर ऑफ कॉमर्स के हवाले से मतलब आपके जहन में कैसा आया कि यार यू हैव टू बी पार्ट ऑफ दिस गवादर चेंबर ऑफ कॉमर्स। देखिए, ऑलरेडी हम लोग जो बिल्डर और डेवलपर्स हैं, हम लोग ऑलरेडी वहाँ हमारी रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। सही है। और फिर ये है कि मैं, क्योंकि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी यहाँ स्टैंडिंग कमेटी का चेयरपर्सन हूँ, और सही। इसी तरह लाहौर चैम्बर को भी रिप्रेजेंट करता हूँ। लाहौर सही। चैम्बर के साथ मैं पाकिस्तान और ईरान
ट्रेड का भी एज ए प्रमोटर लाहौर चैम्बर को रिप्रेजेंट करता हूँ। बहुत अच्छे। उस सिलसिले में ग्वादर चैम्बर जो नो डाउट एक इस वक्त तो उस तरह का उसका ऑपरेशन नहीं है जितना पाकिस्तान के बाकी बड़े चैम्बर्स हैं, जिसमें लाहौर इज द वन ऑफ द बिगेस्ट चैम्बर ऑफ पाकिस्तान। तो मैंने ये अपने मेरा एक जहन में ये एक विजन आया कि अगर हम पंजाब के बाकी जो चैम्बर्स हैं उनके इंडस्ट्रियलिस्ट को ग्वादर चैम्बर के साथ हम जो है कनेक्ट करवाते हैं, और मैं क्योंकि पंजाब से भी हूँ और ग्वादर में भी मेरा काम है, तो क्यों ना मैं अपने पंजाब के ऑल चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ग्वादर चैम्बर के प्लेटफॉर्म में इनवाइट करूँ जी। और इनवाइट करके, क्योंकि ग्वादर एक फ्यूचर इंडस्ट्री सिटी बनने जा रहा है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट ही इसके मेन कंसर्न्स हो सकते हैं। बाकी तो डेफिनेटली लोग छोटे पैमाने पर इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन मेन सिटी तो ये ग्वादर पोर्ट सिटी एक इंडस्ट्री बेस्ड सिटी है। इस वजह से फिर मुझे ग्वादर चैम्बर में भी मुझे दोस्तों ने पजीराई की और मुझे जो है अप्रिशिएट किया, और वहाँ फिर मैं हमारी कंपनी चैम्बर में मेंबर भी बनी और साथ मुझे एक ओहदा भी दिया गया। तो मैं दोस्तों की मेहरबानी और ट्रस्ट का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उन्हें इस मुल्क के लिए भी जो है ग्वादर और पूरे मुल्क को जो है वो रिप्रेजेंट करने का मौका दिया। अच्छा आतिफ खान साहब, ये जो ग्वादर के आप वाइस चेयरमैन हैं, तो इस लिहाज से आपकी क्या मतलब आपकी फंक्शनल क्या है, आपका रोल क्या है? मतलब इसमें बेसिकली तो देखें ना, जो भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसका तो मेन टाइटल ही बताता है कि हमने वहाँ इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस को जो है प्रमोट करना है, और ना कि पाकिस्तान के साथ इस खिते को जोड़ना है इंडस्ट्री के हवाले से, बल्कि पूरी दुनिया में इस खिते को हाईलाइट करना है कि ये खिता क्यों इतना इम्पोर्टेंस रखता है और ग्वादर पोर्ट क्यों जो है वो इतना ज़रूरी है इस खिते के लिए। तो वो मेरा किरदार यही है कि हम लोग ग्वादर पोर्ट सिटी को की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करना और नेशनल लेवल पर इसको कनेक्ट करना बाकी इंडस्ट्रियल जोन के साथ, और इंटरनेशनल भी इसको प्रमोट करना। और दूसरा ये है कि हमारे पास जो मेन हमारा एक बहुत ब्यूटीफुल चंक है वो है नेशनल टूरिज्म। तो नेशनल टूरिज्म में पाकिस्तान का ये जो कोस्टल टूरिज्म की बेल्ट है ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर पर, तो इसकी ब्यूटी को भी जो है प्रमोट करना ये भी मेरे एजेंडे में शामिल है। तो आतिफ खान साहब, इस हवाले से हम आगे लेके चलते हैं। हमारे मेन कंसर्न जो लास्ट टाइम भी मैंने डीजी साहब से बात की थी, तो उसी को मैं आपसे करंट स्टेट पता करना चाहूँगा ग्वादर पोर्ट के हवाले से। तो इसके बारे में हमें अपडेट दें कि अब तक मतलब क्या मतलब आप प्रोग्रेस देख रहे हैं, और इस हवाले से हमारे व्यूअर्स को अपडेट दें। अच्छा, बेसिकली यहाँ क्योंकि ग्वादर 2015 में दोबारा सी पैक कॉन्ट्रैक्ट के तहत दोबारा इसको ऑपरेशनल किया गया है जी, और इसको वर्क प्रोग्रेस स्टार्ट किया गया है, तो लोगों को सी पैक के हवाले से जो गलत फहमियाँ हैं यहाँ मैं पहले थोड़ा सा उसके ऊपर क्लियर करें, डिटेल बताना चाहूँगा कि सी पैक में 4 मेगा प्रोजेक्ट जो है वो प्लान है, जिसमें पावर एनर्जी पावर प्रोजेक्ट्स हैं, सही है, जिसमें हाईवे रूट्स हैं, जिसमें रेलवे ट्रैक बिछने, और जिसमें पाकिस्तान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के ऊपर जो है ये 4 मेगा प्रोजेक्ट हैं, जिसकी बेस पर जो सी पैक कहलाता है। पाकिस्तान में मेरा ख्याल में जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान ऑलरेडी जो ब्रिटिश दौर का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी के ऊपर ही एग्जिस्ट करता था, माशवाए एक नया हमने जो मोटरवे बनाया है। 72 साल बाद पाकिस्तान का चारों सूबों का जो हाईवेज, रेलवे और स्पेशल जोन और ये आपका पावर सेक्टर है, इसको 72 साल बाद सी पैक के अंडर ही प्लान किया जा रहा है। और लोग समझते हैं कि ये सी पैक बस आज हमने सुना है और 2 दिन बाद इसके सारे प्रोजेक्ट्स, ये नहीं, ये इंटरनेशनली सिल्क रूट का एक हिस्सा है जिसको 2020-30 के विजन के साथ हम लेके चल रहे हैं और पार्शली इसको देख रहे हैं। तो इसके ऊपर जो काम ऑलरेडी हो चुके हैं, इसमें पाकिस्तान में
एनर्जी पावर सेक्टर के ऊपर इनिशिएटिव लिया जा चुका है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसमें कंप्लीट भी हुए हैं और बाकी पाइपलाइन में है। इसी तरह ML1 का रेलवे ट्रैक का जो प्रोजेक्ट है, जिससे कराची से ग्वादर और कोयटा को कनेक्ट किया जाएगा, और इसी तरह कोयटा को जो इसका बलूचिस्तान, जो नॉर्थ बलूचिस्तान और साउथ बलूचिस्तान है, थ्रू मकरान बेल्ट के वो कोयटा के साथ कनेक्ट किया जाएगा। और फिर ग्वादर से चाबहार जो है वो 70 किलोमीटर के फासले पर है। तो जब हम ग्वादर से रेलवे ट्रैक ईरान बॉर्डर तक पहुंचाते हैं तो हम ईरान के थ्रू हम सेंट्रल रिपब्लिक एशियन तक भी इसमें कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये बेसिकली सी पैक का जो एजेंडा है, जिसके तहत हम पाकिस्तान चाइना मिलकर काम कर रहे हैं। तो इसमें ग्वादर जो है वो ग्वादर की जो इन्वेस्टमेंट है, जो ग्वादर की डेवलपमेंट के हवाले से जहां तक बात है, वो सी पैक का एक बिल्कुल कह लें कि माइनर सा पोर्शन है। सी पैक पूरे पाकिस्तान के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, ना कि सिर्फ ग्वादर के लिए। तो ग्वादर के एजेंडे को अगर हम देखते हैं तो ग्वादर चाइना के लिए क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि चाइना जब अपने वेस्टर्न चाइना में बाय रोड कोई अपनी शिपमेंट करता है तो वो उसको ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर को फासला तय करना पड़ता है। शंघाई से आगे खंजराब तक अगर ये लेके जाता है, काशगर तक लेके जाता है। और अगर इसी तरह ग्वादर के थ्रू वो काशगर में अगर अपनी सप्लाई शिपमेंट अपनी शिफ्ट करता है तो उसको ऑलमोस्ट जो है वो 1200 किलोमीटर का फासला पड़ता है। तो तकरीबन हाफ उसका फासला कम हो जाता है। एक तो ये बेनिफिट है चीन को ग्वादर पोर्ट को जो है ऑपरेट करने के हवाले से। तो ग्वादर के अंदर जो सी पैक का किरदार है वो इतना ही है कि ग्वादर पोर्ट को फेज 1 जो 60 एकड़ पे था, वो फेज 1 को कंप्लीट करना था ऑलमोस्ट 5 सालों में। तो वो फेज 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें लास्ट टाइम आपने ग्वादर पोर्ट के चेयरमैन से भी ये बात सुनी थी कि उसमें और ऑलमोस्ट क्रेन्स लग चुकी हैं, वो ऑपरेशनल है। इसमें चाइनीज ने अपना एक चाइना बिजनेस सेंटर बनाया हुआ है, उसमें चाइना टाउन भी है, उसमें ऑफिसेस भी हैं, उसमें प्राइवेट कमर्शियल बिल्डिंग्स भी तैयार हो चुकी हैं, उसमें सारे ट्रैक्स तैयार हो चुकी हैं, उसमें वेयर हाउसेज भी तैयार हो चुके हैं, एक एक्सपोर्ट सेंटर तैयार हो चुका है। तो ये 60 एकड़ का पहला फेज था जो तैयार हो चुका है और वो ऑलमोस्ट ट्रांजिट के लिए रेडी है। तो दूसरा उसका जो सी पैक के तहत जो और चीज डेवलप करनी है चाइना ने ग्वादर में, वो है फ्री जोन, जो ऑलमोस्ट कोई 2900 समथिंग एकड़ का फ्री जोन है, तकरीबन 3000 ही आप कह सकते हैं। वो जो फ्री जोन है, जो 45 इयर्स के लिए टैक्स एग्जेम्पशन के तौर पर चाइना को दिया गया है, तो वो उस फ्री जोन में चाइना अपने जो मल्टीनेशनल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको वहां लाएंगे और बड़ी इंडस्ट्री वहां लगाएंगे। और उस बड़ी इंडस्ट्री लगने से ये होगा कि पाकिस्तान के साथ जो मैन पावर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि इंडस्ट्री चाइना लाएगा और पाकिस्तान की लेबर और क्लरिकल स्टाफ और छोटा जो टेक्निकल स्किल जो हमारी यहाँ की जो कम्युनिटी होगी उसको जॉब्स क्रिएट होंगी। तो उससे ये होगा कि चाइना यहाँ अपने ही कंट्री को सप्लाई देने के लिए भी यहाँ इंडस्ट्री लगा के प्रोडक्शन करेगा और बाकी इंटरनेशनल मार्केट को भी compete करने के लिए उस फ्री जोन के तहत चीपेस्ट। आदिफ खान साहब, ये इकोनॉमिक जोन जो बता रहे, बड़ा अच्छा आपने बताया, इसमें कब तक आपको पेशरफ नजर आएगी? मतलब आपको विजिबिलिटी कब नजर आएगी ग्राउंड लेवल पे? ग्राउंड लेवल पे ये बेसिकली ये 2025 तक का विजन है और इसके ऊपर इमरान खान साहब अभी हाल ही में 5 जुलाई का इसका इनॉग्रेशन करके गए हैं। सही है। और बड़ी तेजी से काम इन्होंने स्टार्ट कर लिया था, लेकिन कोविड की वजह से दोबारा जो है वो 4-5 महीने काम बंद करना पड़ा, डिले हो गया। और लेकिन वो दोबारा काम ऑलमोस्ट सितंबर से दोबारा शुरू कर दिया गया और बड़ी तेजी से उसके ऊपर काम हो रहा है। 2025 तक इसकी डेवलपमेंट जो है चाइना ने करनी है और उसके बाद अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को इस जमीन के ऊपर इंडस्ट्री लगाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना है। चाइना की बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो मोर और लेस 100 कंपनीज जो है वो रजिस्टर्ड हैं जिन्होंने आके चाइना के इस फ्री जोन में आके इंडस्ट्री लगानी है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, वो ये है कि फ़र्ज़ करें कोई अमेरिका में
एक पाकिस्तानी अमेरिकन इन्वेस्टर है और वो इस इकोनॉमिक फ्री जोन में अपनी कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है, जो कि बहुत हमारे लोग हैं माशाल्लाह जो यहाँ पे बहुत वेल ऑफ हैं। उसके लिए क्या वो चाइना की मैनेजमेंट से उनको मतलब नेगोशिएट करना पड़ेगा? हाउ इज गोना वर्क, उसके बारे में थोड़ा मैं बताएं। यस, दुनिया में कोई भी जब इस फ्री जोन के हवाले से कोई बात होगी तो वो चाइना से ही जो है वो जो है वो अपनी सारी जो भी प्रोजेक्ट और जो भी लीज पर लेगा या रेंट पर लेगा, ये चाइना ही इसको जो है वो मैनेज कर रहा है और हैंडल कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में ये जो फ्री जोन का ऑलमोस्ट 2900 समथिंग एकड़ है, ये चाइना को लीज पर दे दिया है, ठीक है, 45 इयर्स के लिए। तो चाइना इसको आगे अपने ही वहां पर जो है जिसको देना चाहे, उनके रेंटल वैल्यू भी है, सब लीज भी है, जो उनके क्राइटेरिया पर पूरा उतरेगा चाइना उसको जो है वो वहां इसमें आतिफ खान साहब, पाकिस्तान का क्या लीज पे दे दिया तो उन्होंने क्या हर साल कोई पेमेंट कर रहे हैं हमें, या महीने की, या क्या हिसाब किताब है? बेसिकली ये तो सारी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट ही हमने उनको फ्री जोन का फेवर दिया है ना, ये लैंड दी है हमने। बेसिकली तो हमने वहां उनको एक लैंड प्रोवाइड कर दी है जिसको उन्होंने डेवलप भी खुद करना है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके बिजली पानी सब कुछ चाइना ने ही करना है। और 45 इयर्स तक ये लीज है हमारी, हमने जमीन प्रोवाइड की है, इन्वेस्टमेंट उनकी है। 45 इयर्स बाद अगर हम इसको एक्सटेंड करना चाहें। मैं आपको सॉरी रोक रहा हूँ, एक ब्रेक लेंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, देखते रहिए अवेयरनेस विद फहद। पूरे ओंटारियो में लाखों लोग अपनी कोविड-19 की वैक्सीन हासिल कर चुके हैं। हेल्थ कनाडा की मंजूर शुदा तमाम वैक्सीन महफूज और अस्पतालों, डॉक्टर्स के दफातर, फार्मेसीज और अवामी वैक्सीनेशन के मुकामात पर हासिल हैं। अपना किरदार अदा करें, अपनी वैक्सीन हासिल करें। 300 जुबानों में मदद के लिए ontario.ca/book वैक्सीन पर जाएं या 1888-999-6488 पर कॉल करें। आपकी रिहाइश ऐसी हो जहां जिंदगी की सहूलत मयसर हो, जो आपको बुलंदियों पर ले जाए, तो मिलिए रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल अमित ओबेरॉय से। GTA में रियल एस्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आपको घर खरीदना हो, बेचना हो या करना हो मुनाफे का इन्वेस्टमेंट, मेरे तजुर्बे से आज ही फायदा उठाएं। आज ही कॉल करें अमित ओबेरॉय 647-291-8102। अमित ओबेरॉय, ब्यूटीफुल होम्स यू कैन अफोर्ड। 2020 का लाजवाब ऑफर, जहां हम 0% फाइनेंसिंग पर आपकी मनपसंद कार दे रहे हैं, फ्री विंटर टायर्स, और साथ ही हम मुफ्त ऑयल चेंज भी दे रहे हैं, वो भी उम्र भर के लिए। अभी आएं और इस लाजवाब ऑफर का लुत्फ लें। जल्दी करें, आपका खुशामदीद हमारे आउटलेट में, जो कि 60 क्वींस प्लेट ड्राइव at intersection close to Highway 27 and Rexdale opposite to Woodbine Racetrack। जल्द से जल्द इस ऑफर का लुत्फ लें। आज ही कॉल करें सुनील अग्रवाल को 647-703-0218। डिक्सी और एग्लिंटन के इंटरसेक्शन पे तशरीफ लाइए ज़ौक़ रेस्टोरेंट। जायकेदार लजीज खानों का मरकज, पाकिस्तानी, इंडियन और हक्का चाइनीज। आप हमसे लाइव बारबेक्यू और कैटरिंग के लिए राब्ता कर सकते हैं। राब्ते के लिए हमारा नंबर 9056257786। ज़ौक़ रेस्टोरेंट, ज़ौक़ वालों के लिए। KK Travel believe in providing everyone the first class customer service. We take care not only for your air ticket but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433. or visit www.gaskhan.travels.com. जी नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवेयरनेस विद फहद। और मेरे साथ मेहमान मौजूद है आतिफ खान साहब, जो कि वाइस चेयरमैन है गवादर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। तो आतिफ खान साहब, हम बात करते हैं ब्रेक में जाने से पहले कि इकोनॉमिक जोन के हवाले से, तो आप
कह रहे थे कि मुझे असल में पता करना है कि इसमें पाकिस्तान का क्या स्टेक है, उसको ज़रा आप एलेबोरेट करें हमारे लिए। देखिए, पाकिस्तान का जो सबसे मेजर जो स्टेक है वो यही है कि चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट के तहत पाकिस्तान के चारों सूबों में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। पाकिस्तान के पास इतनी इन्वेस्टमेंट तो नहीं है कि अपने चारों सूबों को इंटरनेशनली इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना उस मेयार का बनाए और फिर आगे जो है कनेक्ट करे। तो हमारे पास यही एक सबसे बड़ा हमें फायदा है कि चाइना जो है अपनी इन्वेस्टमेंट के तहत हमारा एनर्जी जो शॉर्टफॉल है उसको पूरा करेगा, प्रोजेक्ट लगा के रेलवे ट्रैक्स बिछा रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहा है, इंडस्ट्री ला रहा है पाकिस्तान में, और डीप सी पोर्ट उसने बना दी है, और इसके अलावा जो है वो स्पेशल जोन बन रहे हैं। तो पाकिस्तान उनको जो है लैंड ही प्रोवाइड कर रहा है ना, तो हमने अपनी लैंड प्रोवाइड की है और उसको भी हमने जी आदिल खान साहब, मैं पता करना चाह रहा था, जैसे अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करता है, मैं लैंड देता हूँ, सही ना, तो जो डील्स होती हैं वो डिफरेंट तरीके की भी होती हैं, सही ना। एक तो कहता है कि भाई लैंड पे आप लीज है, वो साल में आप इतने पैसे दोगे, या जो भी इकोनॉमिक, जैसे अगर 100 इन्वेस्टर्स ने अपनी फैक्ट्री लगाई तो इस हिसाब से कोई आपकी डील होगी, या फिर हमारे लोगों को सिर्फ जॉब्स वगैरह मिलेंगी। मैं एक थोड़ा इसमें मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो इनको चाइना जो पोर्ट के ऊपर जो चाइना ने इन्वेस्टमेंट की है, अगर हम पहले उसको डिस्कस कर लें तो क्या होगा कि चाइना 45 इयर्स तक उसका बेनिफिट उठाएगा। उस ट्रांजिट रूट से जो इनकम आएगी तो उसका मैक्सिमम शेयर चाइना को जाएगा, और ठीक है, और कुछ शेयर जो मिनिमम शेयर है वो पाकिस्तान को भी आएगा। ये तो ग्वादर पोर्ट का हो गया, सही है, ट्रांजिट रूट ऑपरेशनल के हवाले से बात हो गई, सही है। उसके बाद हमने चाइना को एक कोई ऑलमोस्ट 3000 एकड़ जमीन दी है और उसे कहा है कि इसको आप यहाँ अपनी इंडस्ट्री लाएं और ये फ्री जोन है, यहाँ अगर आप इंडस्ट्री लाते हैं तो हम आपको टैक्स नहीं लेंगे, हम आपसे ड्यूटी नहीं लेंगे, और हम आपको जो है इसको फ्री जोन डिक्लेयर करके देते हैं। उसका हमारा ये फायदा है कि हम तो वहां ग्वादर के 3000 एकड़ में कोई पंजाब या पाकिस्तान से इंडस्ट्री नहीं ले जा सकते, ठीक है। चाइना जब बड़ी इंडस्ट्री लेकर आएगा तो चाइना अपने लिए इलेक्ट्रिसिटी 300 मेगावाट का प्रोजेक्ट भी लगा रहा है, और चाइना वहां पानी का भी अपना अरेंजमेंट कर रहा है। तो चाइना सारी हमारी इस जगह पे जो बिल्कुल गैर आबाद थी, बंजर थी, बिल्कुल पहाड़ थे, और आपको पता है कि बलूचिस्तान जो है वो एक टफ हमारा ज़मीनी इलाका है जिसपे इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा मुश्किल किया जाता है, पहाड़ी इलाका है। तो ये हमें एक कह लें कि प्लस पॉइंट है कि चाइना हमें डेवलप करके दे रहा है सारी चीज़ें, और चाइना जब डेवलप करके हमें दे रहा है तो उसके अगेंस्ट हमने समझ लें कि उसको कुछ फैसिलिटेशन दी हैं टैक्स के हवाले से, और वो एक मुद्दत तक दी हैं कि जी आप 45 इयर्स तक हमें टैक्स अपनी इंडस्ट्री के अगेंस्ट नहीं देंगे, लेकिन 45 इयर्स बाद जो है जब आप इस इंडस्ट्री को उसी तरह एग्जिस्ट करते हैं तो आप जो है वो पाकिस्तान को उसी तरह टैक्स देंगे जैसे बाकी यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ना टैक्स देते हैं। तो ये एक कह लें कि इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट हो गया कि चाइना क्यों आकर एक अनडेवलप एरिया में क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा और अगर उसको कोई फायदा भी नहीं होगा। तो ये बेसिकली दोनों कंट्रीज के मफाद में बात थी, इसलिए पाकिस्तान ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया। सही। अच्छा आदिल खान साहब, कल्चर ऑफ गवादर के बारे में कुछ बताएं कि आप तो आपकी माशाल्लाह इतनी गहरी नज़र है, तो इस बारे में कुछ इसमें हमारे व्यूअर्स के साथ आप बताएं कि कल्चर क्या है वहाँ का, और क्या चीज़ का लोगों को सामना करना पड़ता है। ग्वादर का जो कल्चर है वेरी रिच कल्चर है, बेसिकली ये पर्शियन और अरेबिक सी का माउथ है ये ग्वादर जो है ना, और बड़ा ओपन जो है ये आप कह लें कि समुंदर बनता है, जिसके बिल्कुल करीब तरीन अगर जाएं तो इसके एक तरफ जो है पर्शियन सी आता है जिसमें चाबहार ईरान आता है, इसके सेंटर की तरफ जाएं तो ओमान आता है, थोड़ा सा लेफ्ट हो जाएं ओमान से आगे फिर जो है दुबई आ जाता है। तो बेसिकली ग्वादर का इस मकरान बेल्ट का टोटल कल्चर अरेबिक कल्चर है,
यहाँ आप जब आएंगे तो आपको खुद फीलिंग आएगी कि कहीं आप मिडिल ईस्ट में तो नहीं घूम फिर रहे। बड़ा जो है वो हेरिटेज कल्चर है, बड़े जैसे अरेबिक कबाइल कल्चर होता है, उसी तरह मेहमान नवाज हैं, उसी तरह जो है वो जो है आप कह लें कि बड़े बड़े घर हैं, जैसे मिडिल ईस्ट में आप देखते हैं लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। आप कह लें कि बेसिक चीजें अभी भी इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से या वाटर सप्लाई के हवाले से कुछ ना कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है, लेकिन इट्सेल्फ उनका मजाज बहुत अच्छा है, बहुत हम्बल हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं। आप यहीं से ही देख लें कि मैं पंजाब से उठकर गया हूँ, तो आज मैं जो उन्हीं की मोहब्बत की वजह से मुझे महसूस ही नहीं होता कि ग्वादर मेरा सेकंड होम है या मेरा फर्स्ट होम है। तो आप कितने दिन वहां पर रहते हैं आतिफ खान साहब जब आप जाते हैं? तो ताकि फासर मेरा ऑलमोस्ट कह लें कि मैं जब जाता हूँ तो वहां भी अपना सेटअप, अपना घर, सब कुछ वहीं बनाया हुआ है, तो मैं ऑलमोस्ट 45 डेज वहां रहता हूँ, 15 दिन लाहौर में रहता हूँ। यानी आप वहाँ ज्यादा क़याम कर रहे हैं? वहां ज्यादा मैं ख्याल। ये तो आपने अच्छा तो अगर फर्ज करें कोई इन्वेस्टमेंट के लिए भी आते हैं लोग, तो लोगों के दिमाग में खदशात होते हैं कि यार वहाँ पे जो 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 ट्राइबल इश्यूज हैं और वो हैं, वो कहीं उनकी उस जद में तो नहीं आ जाएंगे या कोई तंग करेगा, या इसी हवाले से भी थोड़ा लोगों को एक कंफर्ट लेवल बताएं कि हाउ कंफर्टेबल यू आर। जोग्राफिकली देखा जाए तो अगर आप बलूचिस्तान को देखें तो जोग्राफिकली जो ग्वादर है ये बाकी बलूचिस्तान से काफी हटकर है, और ये कराची से करीब तरीन है। बाकी बलूचिस्तान के जो कबाइल इलाके हैं उनसे ये काफी दूर है। ये मकरान बेल्ट कहलाती है, ये समुंदर की बेल्ट है, कोस्टल बेल्ट है। ये जो ज्यादातर आप कह लें कि कराची और अंदरून सिंध के साथ अटैच है, बलूचिस्तान के साथ इतनी ये अटैच नहीं है। बाकी जो सेंट्रल या अपर बलूचिस्तान हो गया या नॉर्थ बलूचिस्तान हो गया, उसके साथ ये इतना ज्यादा इंटरकनेक्ट नहीं है। ये बिल्कुल अलग एक पीसफुल बेल्ट है, मकरान बेल्ट के तौर पर इसको कहलाते हैं। इसका डिवीजन तुर्बत है, और यहाँ के लोग बिल्कुल जो है वो हम्बल हैं, और उनका काम जो है वो आप कह लें कि बिल्कुल पीसफुल हैं, और इतने कमिटेड लोग हैं कि शायद हम लोग तो आपस में कोई मिसकमिटमेंट कर सकते हैं। अगर किसी ने उनके साथ कोई जुबान भी सिर्फ कर ली है ना, बगैर किसी पैसे के साथ, तो उस जुबान पर 10-10 साल इंतजार करते हैं कि हमने जुबान कर दी है। मैं नहीं समझता कि कोई भी किसी किस्म की भी अगर कोई मिसपरसेप्शन है या कोई आप कह लें कि किसी ने एक दूसरे के साथ कोई चीटिंग हुई है या कोई फ्रॉड का एलिमेंट हुआ है, या वो आप कह सकते हैं कि वहां के किसी भी नेटिव ने नहीं किया होगा, वो पंजाब से या बाकी लोगों ने आपस में किया होगा। वहां के लोग किसी के साथ ना चीट करते हैं, ना फ्रॉड करते हैं, ना वहां कोई कब्जे की बात है। ये पंजाब तो है नहीं कि जहां मरले मरले पर कब्जा होता है, वो तो लाखों एकड़ों के मालिक हैं। वहां जमीन तो मैटर ही नहीं करती, जमीन तो इश्यू ही नहीं है, वो तो लैंडलॉर्ड है। उनके लिए तो ये चंद एकड़ कोई अहमियत ही नहीं रखते। अच्छा, कोस्टल टूरिज्म के हवाले से आप लोग क्या करें? आप चेंबर ऑफ कॉमर्स के वाइस चेयरमैन हैं, तो उस हवाले से आप अभी क्या स्टेप्स ले रहे हैं ताकि कोस्टल टूरिज्म जो है बढ़े, स्पेशली इंटरनेशनल जैसे अमेरिका, कनाडा, यूके से लोग वहाँ पर आए घूमने के लिए? देखिए, कोस्टल टूरिज्म के हवाले से सबसे पहले आपको पता है कि ग्वादर को पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट होने के लिए जो एक इजी एक्सेस की जरूरत है वो है ग्वादर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ग्वादर का 4800 पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जिसकी कंप्लीशन जो टाइम है वो 2023 है। तो ऑलमोस्ट उसके ऊपर 50% काम हो चुका है, और चाइना इसके ऊपर बहुत तेजी के साथ काम कर रही है। सही है। तो जब पहली तो ये चीज है कि इंटरनेशनल टूरिज्म का इसको प्लेस बनाने के लिए हमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एक्सेस होना जरूरी है, उसके ऊपर काम हो रहा है। दूसरी रही बात ये कि अगर हम इसको नेशनल इंटरकनेक्शन के तौर पर भी देखते हैं तो हम इस वक्त पंजाब में बहुत ज्यादा इसका काम कर रहे हैं। हम लोगों को बता रहे हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ नॉर्दर्न एरिया ही ब्यूटीफुल नहीं है, पाकिस्तान के पास 700
किलोमीटर का ये कोस्टल एरिया भी है, और जो एक खाली कोस्टल लाइन ही नहीं है, इसमें एक पूरी हिस्ट्री है। इसमें जब आप कोस्टल पर आते हैं तो इसके ऊपर जो है एक पुराना हिंदू मंदिर है, रानी माँ का मंदिर, वो एक तारीख है। और सिंध के जो हिंदू हैं वो वहाँ बाकायदा तौर पर अपने त्यौहार मनाने आते हैं कोस्टल के ऊपर। इसी तरह यहाँ उरमाड़ा बीच है, और उसके अलावा हमारे पास 250 किलोमीटर का हिंगोल वाइल्ड पार्क है, जिसमें तकरीबन आप कह लें 12 सिंगा और दुनिया के 3 से 4 रंगों के लेपर्ड आज भी हमारे इस जो है वो वाइल्ड पार्क में मौजूद हैं। और यहाँ की जो कोस्टल की और सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ये जो ग्वादर है ये इटसेल्फ एक जजीरा है। हजारों साल पहले ये समुंदर ने इस एरिया को छोड़ा, और जो 3 अतराफ में आज भी समुंदर है। तो जो समुंदर से के हटने की वजह से जो पहाड़ समुंदर से बाहर आए हैं, तो उसकी जो नेचुरल ब्यूटी, जो पिरामिड्स बने हुए हैं, वो आप अगर इजिप्ट, मैंने 3-4 पोस्ट लगाई तो बहुत सारे दोस्तों ने ऑस्ट्रेलिया से, यूके से, इवन के कनाडा, अमेरिका से भी, तो उन्होंने कहा कि यार आपने तो हमें इजिप्ट याद करवा दिया। मैंने कहा इजिप्ट जो है वो बाई ह्यूमन क्रिएटेड है और ये नेचुरल है। अगर आप पाकिस्तान की इस कोस्टल लाइन को विजिट करेंगे तो आपको इतने ब्यूटीफुल पिरामिड्स मिलते हैं, और आप कहेंगे कि यार ये कुदरती मनाजिर जो हैं हमें पूरी दुनिया में नहीं मिलते। और हमारे पास कोई 7 आइलैंड है ऐसे जो दुनिया ने तो अपने आइलैंड डेवलप किए हैं, हमारे पास नेचुरल डेवलप आइलैंड्स मौजूद हैं, जिसमें एस्तोला आइलैंड, अगर आप गूगल पे जाएं तो एस्तोला आइलैंड एक बहुत ब्यूटीफुल आइलैंड है। और पाकिस्तान का ये कोस्टल टूरिज्म दुनिया में गोल्डन सैंड बीचेस की एक बहुत इंपॉर्टेंस हासिल है। ये पूरी बेल्ट हमारी गोल्डन सैंड बीचेस है, जहां जितना धूप पानी पड़ता है वो उस तरह सोने की तरह वो रेत चमकती है, और वो बिल्कुल समुंदर पे बैठी हुई रेत है। जो सुनहरी रेत है वो बिल्कुल दूसरे समुंदर की तरह नहीं है कि जो कचरा या वो आप पाँव रखें तो नीचे आपके चले जाएं। वो बिल्कुल तयशुदा समुंदर की गोल्डन सैंड बीचेस है हमारे पास। तो ये मुनफरिद करता है बाकी दुनिया के कोस्टल लाइन से। ये चीजें जो हमारे पास कोस्टल लाइन पर हैं, ये दुनिया से हमें मुनफरिद करता है। हम ज्यादा ब्यूटीफुल कोस्टल लाइन लेकर बैठे हैं पाकिस्तान में। आदिफ खान साहब, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, देखते रहिए अवेयरनेस विद फहद। पूरे ओंटारियो में लाखों लोगों ने अपना कोविड-19 टीका लगवाया है। स्वास्थ्य कनाडा द्वारा अनुमोदित सभी टीके सुरक्षित हैं और अस्पतालों, डॉक्टरों के कार्यालयों, फार्मेसियों और सामूहिक टीकाकरण स्थलों में उपलब्ध हैं। अपनी भूमिका निभाएं, अपना टीका लगवाएं। वेबसाइट ontario.ca/book वैक्सीन पर जाएं या 300 भाषाओं में सहायता के लिए 1-888-999-6488 पर कॉल करें। रिहाइश ऐसी हो जहां जिंदगी की सहूलत मैसर हो, जो आपको बुलंदियों पर ले जाए, तो मिलिए रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल अमित ओबेरॉय से। GTA में रियल एस्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आपको घर खरीदना हो, बेचना हो या करना हो मुनाफे का इन्वेस्टमेंट, मेरे तजुर्बे से आज ही फायदा उठाएं। आज ही कॉल करें अमित ओबेरॉय 647-291-8102। अमित ओबेरॉय, ब्यूटीफुल होम्स यू कैन अफोर्ड। आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। देखिए लाइव जुमे का खुतबा हर जुमा दोपहर 1:30 बजे। हालाते हजरा हर हफ्ते की शाम 7 बजे। अवेयरनेस हर इतवार शाम 7 बजे। थिंक अबाउट इट हर मंगल शाम 7 बजे। कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें सिर्फ बातों ही बातों में हर जुमेरात शाम 8 बजे। मस्ती की शाम हर इतवार शाम 8 बजे। बच्चों की दुनिया हर जुमा शाम 5 बजे। लेट्स फाइंड आउट हर बुध की शाम 7 बजे। देखिए तकरार, कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ हर रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह 9 बजे।
आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। जी नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और आप देख रहे हैं अवेयरनेस विद फहद और मेरे साथ मौजूद हैं आतिफ खान साहब जो कि वाइस चेयरमैन है गवादर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। तो आतिफ खान साहब, आप थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ। आप हमें माशाल्लाह इतना साल का आपका एक्सपीरियंस है गवादर जाने का और इतने आप एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, हमें ये बताएं कि कौन कौन से सेक्टर हैं जहां पर हमारे इन्वेस्टर जो कि कनाडा में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, एक तो वहाँ के इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनको क्या क्या तदाबीर इख्तियार करनी होंगी, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट आप बताना पसंद करेंगे ताकि उनका एक कॉन्फिडेंस बहाल हो, क्या या दीज आर वेरी इजी स्टेप्स टू फॉलो टू बेसिकली पुट योर इन्वेस्टमेंट देयर और हाई यील्ड भी मिले इनको इन रिटर्न। देखिए, सबसे पहले तो गवादर को समझने की जरूरत है कि गवादर क्यों इतना इम्पोर्टेंस रखता है। उसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि गवादर एक डीप पोर्ट सिटी वाला शहर है। तो जब गवादर डीप पोर्ट सिटी के टाइटल के साथ है तो सबसे पहले जो एक अट्रैक्शन आती है वो इंडस्ट्रियल सिटी के तौर पर आती है। तो सबसे पहले अगर गवादर पोर्ट ऑपरेट होता है 2023 में इंटरनेशनल कार्गो के साथ, तो सबसे पहले जो चीज आप कह लें कि जिसकी वैल्यूएबल जो चीज है वो इंडस्ट्री की इन्वेस्टमेंट है। वहां वेयर हाउसेस बनेंगे, वहां इंडस्ट्रियल लैंड की इंपॉर्टेंस है। उसके बाद जब इंडस्ट्री लगती है और फिर वहां लोग जॉब करने आएंगे, फिर रेजिडेंशियल या कमर्शियल एक्टिविटीज की जरूरत पड़ेगी। तो कैटेगरिकली अगर आप देखें तो सबसे पहले गवादर में आपको इंडस्ट्री और वेयर हाउसेस की लैंड को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ना कि आप। असल में प्रॉब्लम ये है, जो हमारे पास पूरा सर्वे है, ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो ज्यादातर जो है वो इंस्टॉलमेंट वाले जो है क्राइटेरिया को पसंद करते हैं कि उनका एक पूरा सिस्टम बना हुआ है कि जी मॉर्गेज सिस्टम को वो ज्यादा, इंस्टॉलमेंट को ज्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल सही। उसमें फिर उनके पास सवाए किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के और कोई ऑप्शन नहीं रह जाती, और फिर वो हाउसिंग प्रोजेक्ट में किसी 5 मरले या 7 मरले का रेजिडेंशियल प्लॉट इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हैं, जबकि वो ये समझते नहीं है कि रेजिडेंशियल प्लॉट जो है वो कब जाकर अपनी वैल्यू पे बैक करेगा, वो काफी देर बाद करेगा। ये अभी हाल ही में खड़ा हुआ है, जैसे सामने खड़ा हुआ है इंडस्ट्रियल प्लॉट जो है। जी। तो इस हवाले से आतिफ खान साहब, अगर फर्ज करो कोई इन्वेस्टर है जो कि मॉर्गेज नहीं चाहता, वो कहता है पूरा इंडस्ट्रियल प्लॉट बाय करना है, तो उसमें अब गवर्नमेंट क्या फैसिलिटेट करती है या चैम्बर ऑफ कॉमर्स किस तरह फैसिलिटेट कर सकती है अगर इनको लेना हो? क्योंकि ये तो अभी बिल्कुल सामने खड़ा है। गवर्नमेंट ने तो आपको फैसिलिटेट कर दिया। गवर्नमेंट ने 2020 में आपको गवादर मास्टर प्लान के तहत आपको मास्टर प्लान का एक पूरी कैटेगरीज वाइज आपको मास्टर प्लान डिक्लेयर कर दिया है। उसमें आपको कैटेगरीज वाइज मेंशन कर दिया है कि ये लैंड सिर्फ इंडस्ट्री की लैंड है, ये लैंड रेजिडेंशियल है, ये लैंड कमर्शियल है। तो जब आप गवर्नमेंट ने आपको एक मास्टर प्लान दिया है तो आप मास्टर प्लान को फोकस करते हुए उसमें आप अपनी जो है लैंड को प्लान करें। जब मास्टर प्लान को आदित्य साहब, ये जो लैंड है जो आप बता रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, ये इकोनॉमिक जोन से डिफरेंट है, राइट? ये इकोनॉमिक जोन तो बेसिकली वो तो चाइना और पाकिस्तान के हवाले से है ना। ये प्राइवेट लैंड्स हैं, जैसे लैंडलॉर्ड्स हैं, वहां के ऑनर्स हैं, और उनकी लैंड्स के ऊपर एक मास्टर प्लान बना दिया गया है और वो एग्जिस्ट करती है मास्टर प्लान में। और गवर्नमेंट ने वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान करना है 2025 के फेज 1 के तहत, और फिर फेज 2 उसका 2030 तक है। तो मैं पूरी बात कंप्लीट करता हूँ। उसमें ये होगा कि जो लैंड है वो वहाँ के जो बुनियादी मालिक हैं, बलोच हैं, जैसे हम हैं, हम अगर बिल्डर हैं तो हम वहाँ मकामी लोगों से जमीन खरीदते हैं, और उसका तरीकाकार यही होता है कि मकामी लोगों की पूरी जांच पड़ताल करते हैं, जमीन की मौका देखते हैं, उसके बाद जो है अखबार इश्तिहार देते हैं, अखबार इश्तिहार देकर बयाना करते हैं, फिर वहाँ पटवारी और गूगल के तहत गूगल पिन पॉइंट लेते हैं, पिलर लगवाते हैं, डेमोक्रेशन करते हैं, और पूरा जो है वो इसका एक इंतकाल का एक ततीमा है, साइट प्लान है। ये एक तरीके कार है, हम भी इसी तरह जमीन लेते हैं। तो आपको इसमें एनओसी मिलती है? ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, मैं कंप्लीट करता हूँ। ओवरसीज पाकिस्तानी एक घबराहट का शिकार होते हैं कि यार
हम क्यों कैसे किसी बलोच से जमीन ले सकेंगे। तो उसकी वजह से फिर हमने एक फैसिलिटेशन जो है वो सेंटर बनाया हुआ है कि लोग हमसे अप्रोच करते हैं, हम जो है वो उनको फैसिलिटेट करते हैं और उनकी आप कह लें कि लोग हमें एज ए कंपनी के तौर पर भी और मुझे भी अप्रोच करते हैं कि मैं वहाँ का स्टेक होल्डर हूँ, तो हम उनको फैसिलिटेट करते हैं कि आपको हमारी गारंटी है, हम यहाँ बैठे हैं, आप आए, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। और बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी के लोगों के मसाइल मैंने हल किए हैं, जो उनके झगड़े थे, कोई फर्द में मसला था, जमीन में मसला था, ओवरलैपिंग थी, किसी ने चीट कर दिया, कागज है, जमीन नहीं है, तो बहुत सारे दोस्तों को हम वहाँ बैठ के ऑलरेडी सपोर्ट कर चुके हैं। मेरा जो इस सिलसिले में आतिफ खान साहब सवाल है ना, वो अक्सर लोगों को मैंने ये बात करते हुए देखा है, एनओसी लेनी चाहिए। तो जीडीए जो है, गवर्नर डेवलपमेंट अथॉरिटी, यही डील करती है इंडस्ट्रियल प्लॉट में भी, और वो लोग क्या एनओसी देंगे हमें अगर यहाँ से कोई इन्वेस्टर जाता है लेने? तो जी बिल्कुल, एनओसी का मैं आपको बताऊं कि लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। देखिए, मैं अगर बिल्डर और डेवलपर हूं, मैं एक 50 एकड़ वहां खरीदता हूं, तो मैं जाकर अपनी जमीन पर एनओसी लेता हूं कि जी मैंने यहाँ हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाना है और मेरी रेजिडेंशियल जमीन है, तो गवर्नमेंट एनओसी, जीडीए जो है, गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी, मुझे एनओसी देता है। अगर कोई प्राइवेट बंदा आता है, कोई भी मेरी तरह आता है, वो ओवरसीज पाकिस्तानी है या पाकिस्तान का है, कोई भी जमीन लेगा, गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी जिस कैटेगरी में उसकी जमीन है उसको उसका वहां एनओसी देगा। बाउंड्री, सबसे पहले बाउंड्री का एनओसी होता है। अगर किसी का कमर्शियल प्रोजेक्ट है, उसका सेल का एनओसी मिलेगा, मार्केटिंग, सेल्स, फिर बाउंड्री, फिर डेवलपमेंट। ये बेसिकली एक एनओसी नहीं होता, एनओसी के मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, जो सारे, जैसे हम अगर डेवलपर्स हैं तो हमने कमर्शियल प्रोजेक्ट करना है, तो हमें कमर्शियल प्रोजेक्ट की एनओसी की जरूरत है। अगर कोई बंदा आता है कि जी मुझे इंडस्ट्री लगानी है, उसके पास उसने लैंड खरीद लिया है, तो गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी उसको लैंड के अगेंस्ट बिल्डिंग का एनओसी देगी, उसको बिजली पानी वगैरह की जो एनओसी देगी, उसको वहाँ अपनी जो भी उसने इंडस्ट्री लगाना है, वो उस इंडस्ट्री की रेलेवेंट जो डिपार्टमेंट होगा उससे अपना एनओसी लेगा। तो ये एक एनओसी नहीं चाहिए होता, ये बेसिकली रेलिवेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं सबके एनओसी चाहिए होते हैं। गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी सिर्फ आपको एनओसी देगी बिल्डिंग बनाने का, कि हमारे इस जगह के बिल्डिंग के बायलॉज को आप फॉलो करेंगे और ये हमारा एनओसी है जो आपको इस बायलॉज के तहत मिल रहा है। तो कोई भी आके अपनी लैंड ले और अपने बिलफर्ज, अगर किसी ने रेजिडेंशियल लैंड ली है और उसने प्राइवेट किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट से लैंड नहीं ली, तो अगर वो अपना रिजॉर्ट बनाना चाहता है, अपना फार्म हाउस बनाना चाहता है, और उसकी जमीन उसी कैटेगरी में है जहां गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डिक्लेयर किया है कि ये रेजिडेंशियल रिजॉर्ट की जगह है, तो गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी उसको रिजॉर्ट का एनओसी देगी। आप आए जी, अपना 10 एकड़ का रिजॉर्ट बनाए, अपना 20 एकड़ का फार्म हाउस बनाए, अपनी इंडस्ट्री लगाएं, तो हर बंदा आकर अपनी लैंड ले सकता है कैटेगरीज के मुताबिक। जिस कैटेगरी में उसकी लैंड एग्जिस्ट करती होगी गवादर मास्टर प्लान के अंदर, उसी कैटेगरी में गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी उसको एनओसी देगा। तो आतिफ खान साहब, अगर फर्ज करें मैं आता हूँ, मैं एक ज़मीन लेता हूँ और मुझे जैसे कोई बंदा ज़मीन बेचता है, तो ये जो वेरिफिकेशन है इसका मतलब काफ़ी स्मूथ प्रोसेस है? मतलब जीडीए के हवाले से वहाँ ऑफिस में जाके चेक करा सकते हैं, या वो कंप्यूटराइज है रिकॉर्ड जो अभी मास्टर प्लान बनाया इसके बाद, क्या उन्होंने कंप्यूटराइज किए हुए हैं? थोड़ा इस हवाले में बताएं ताकि लोगों को कंफर्ट लेवल आए। देखिए, ग्वादर में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जो पूरे पाकिस्तान में जो लैंड है, वो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहत जो है वो ट्रांसफर भी होती है और उसका रिकॉर्ड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में होता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तकरीबन ऑलमोस्ट गवादर 90% जो है कंप्यूटराइज हो चुका है, और अगर ये कोविड ना आता तो अभी तक 100% ये कंप्यूटराइज हो जाता। और जैसे पंजाब में आप अपनी लैंड को कंप्यूटर पर देख सकते हैं कि आप ऑनर हैं या नहीं हैं, आने वाले चंद माह में ये मसला भी हल हो जाएगा और हम 100% ग्वादर का जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो हम ऑनलाइन वेबसाइट पर कंप्यूटराइज कहीं भी बैठकर पूरी दुनिया से आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसका किसी लैंड रिकॉर्ड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो बेसिकली एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो अपने बाय लॉस के मुताबिक उस एरिया को डेवलप करने की जिम्मेदारी रखती है।
वहां ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान का ये सेकंड प्लान्ड सिटी है। जैसे आप इस्लामाबाद में अगर कोई प्लॉट लेते हैं तो वो आप CDA से पूरी उसके बायलॉज के मुताबिक आप डेवलप कर सकते हैं, अपनी मर्जी नहीं कर सकते। तो ग्वादर भी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसका सिर्फ इतना ही किरदार है कि कोई भी वहां लैंडलॉर्ड है, उस लैंडलॉर्ड ने ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटीज के बायलॉज और उनके मास्टर प्लान को फॉलो करना है। सही है। ये उनकी सिर्फ जो GDA का किरदार है। लैंड का जो किरदार है पूरे पाकिस्तान में वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का होता है। अगर आपने जमीन खरीदनी है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उसकी जान पड़ताल होगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारी, तहसीलदार, AC वो आपको जो है उसका रिकॉर्ड चेक करके देगा। रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन के बाद फिर आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को जमीन पर लेकर जाते हैं और जो मालिक होता है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ मिलकर अपनी जमीन की आपको निशानदेही करवाता है, डेमोक्रेशन करवाता है कि दिस इज माय लैंड, और वो ऑफिसर जो है उसको वेरीफाई करते हैं। तो ये तरीकाकार है जमीन खरीदने का। अगर आप इसके मुताबिक चलते हैं तो ग्वादर में आप जो है इतने सेफ हैं कि आपकी सोच है। उसकी वजह यह है कि लोग लैंड में इसलिए नहीं आते कि लोग कहते हैं कि जी इस सारे प्रैक्टिस से कौन गुजरेगा, और लोग फिर कोशिश करते हैं कि जो 15 से 20 लाख रुपए में आपका इंस्टॉलमेंट में 5 मरले का एकड़ वो प्लॉट मिलता है और वो भी रेजिडेंशियल मिलता है, वहां 15-20 लाख रुपए में आपको एकड़ मिलता है। अब 1 एकड़ में 160 मरले होते हैं, लेकिन लोग इसलिए ओवरसीज पाकिस्तानी घबराते हैं कि वो इन्हीं चीजों को देखते हैं कि हम NOC कैसे लेंगे, हमारी लैंड का पोजेशन कैसे आएगा। हालांकि ग्वादर इज द लैंड अपॉर्चुनिटी सिटी। ग्वादर को हम क्यों हाईलाइट करते हैं कि आज जमीनें सस्ती हैं। आज वहां लैंड जो है वो लाहौर के 1 मरले के बराबर आपको जमीन एकड़ में मिल जाती है। आने वाले 5 सालों में ये जमीन फिर इतनी सस्ती नहीं रहेगी, जब इसकी जो शक्ल है वो अपने ऑपरेशनल लेवल पर आएगी और वो इंटरनेशनल सिटी की तरफ ये अगर रन करता है जिस तरह इसका प्लान बन रहा है 2025 तक, तो फिर 4 साल बाद आपको 20 लाख रुपए में एकड़ नहीं वहां मिलेगा। फिर 4 साल बाद आपको हो सकता है 20 लाख रुपए में आपको शायद 1 मरला मिले या चंद फुट मिले। तो ये ग्वादर आज भी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। अच्छा आतिफ खान साहब, हमारा प्रोग्राम क्योंकि अब इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो मैं चाहूँगा कि आप एक कंफर्ट लेवल के लिए एक तो अपना कॉन्टैक्ट डिटेल हमारे साथ शेयर कर दें, और दूसरा ये कि अगर यहाँ से कोई डेलीगेशंस वगैरह आना चाहें तो आपको किस तरह कॉन्टैक्ट करें ताकि आप उनको फैसिलिटेट कर सकें, जो उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं बेसिकली उनको ताकि दूर कर सकें। तो और आखिर में मैं चाहूँगा कि आप मैसेज दें हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं, ताकि वो आपके एक समरी टाइप की सुन के इंशाल्लाह आपको कांटेक्ट करें। जी देखिए, मेरी कंपनी की वेबसाइट के थ्रू भी मुझसे रब्ता किया जा सकता है www.newvision.group.com.pk, और मोबाइल नंबर भी मैं दे सकता हूँ 032054864546। दोबारा रिपीट कर दें मोबाइल नंबर। जी, यहाँ मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान का एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि ये पूरे खित्ते के लिए। हम यहाँ से सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कंट्रीज तक भी इस समुंदर की रसाई चाहिए, रशिया को भी चाहिए। अरामको कंपनी ऑलरेडी ऑयल रिफाइनरी के लिए चीन के साथ प्रोजेक्ट कर रही है। तो ये खित्ता एक गेम चेंजर खित्ता है। ये खित्ता जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारा दुश्मन भी उसके अगेंस्ट इतना ही पुरजोर प्रोपेगेंडा करता है। तो आप लोग जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, आप ऑलरेडी पाकिस्तान के एक डिफेंडर ब्लॉक बन के पाकिस्तान को वहाँ डिफेंड करते हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान में रेमिटेंस भेजते हैं, पाकिस्तान का आप एक बहुत अहम सतून है। तो इस सी पैक और ग्वादर की जितनी भी नेगेटिविटी है, इसको आप डिफेंड करें। इसमें कोई रियलिटी नहीं है। हमारा दुश्मन इस खित्ते में सब जानते हैं कि हमारा जो अभी एक गेम चेंजर आया है जिसमें इस एक पाकिस्तान के इस ट्रेड रूट को बहुत ज्यादा अहमियत होगी और पाकिस्तान की इकॉनमी डेफिनेटली सेंट्रल एशियन रिपब्लिक तक हम जुड़ेंगे ईरान और अफगानिस्तान के थ्रू। तो हमारे दुश्मन भी उतने ही
इसके ऊपर एक्टिव काम कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्ट्रांग और हम स्टेबल नहीं होने देंगे। तो आप लोग इसमें अपना किरदार अदा करें। और मैं आपके प्रोग्राम के वसातत से कहता हूँ कि कोई भी बंदा सिर्फ मुझसे आके कराची तक पहुंच जाए, आगे से मैं हमारा चैम्बर हम उसके कराची से ग्वादर तक के लिए होस्ट होंगे, वो हमारे वीवीआईपी जो है मेहमान होंगे, हम उनको अपनी जो है मेहमान नवाजी में सारे ग्वादर को घुमाएंगे, उनको पूरा प्रोटोकॉल दिलवाएंगे और उनको सीइंग इज बिलीविंग है। मैं कहता हूँ कि लोग आए, जितना लोग आएंगे उतना यहाँ से वो पॉजिटिव रिस्पांस लेकर जाएंगे। इन्वेस्टमेंट तो करना या ना करना एक अलग बात है, लेकिन ये हमारा नेशनल प्रोजेक्ट है। जब भी लोग पाकिस्तान आए तो लाजमी अपने प्रोग्राम, अपने प्लान में, अपनी जो उनके पास टाइम होता है उसमें 5 दिन ग्वादर का भी रखें। और हर ओवरसीज पाकिस्तानी को पैगाम है, खासतौर पर नॉर्थ अमेरिका, कनाडा के आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं कह रहा हूँ कि जब भी 1 महीने के लिए पाकिस्तान आए, 5 दिन अपने इस नेशनल कोस्टल लाइन को देखने के लिए आप निकालें। आप जाते हुए वॉक कहेंगे, आप कहेंगे कि पाकिस्तान का ये जो खिता है ये कुदरती तौर पर नेमतों से अल्लाह ने हमें नवाजा और इतना ब्यूटीफुल खिता आपने वहां भी नहीं देखा होगा। जी आतिफ खान साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, मैं यही कहूँगा जो इन्वेस्टर्स बैठे हैं, जब वो कह रहे हैं माशाल्लाह कि आप कराची तक आ जाएं, तो आप एटलीस्ट घूमने के हवाले से उधर ट्रैवल के लिए वहाँ जाएं। माशाल्लाह इट्स अ ब्यूटीफुल कोस्टल एरिया। एक तो आप घूम भी लेंगे और वहाँ पे आप अपने प्लॉट्स भी देख सकते हैं, इंडस्ट्री प्लॉट जो हैं वो भी आतिफ भाई आपको इन सारी चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं। तो मैं अगेन आपका शुक्र अदा करता हूँ आतिफ खान साहब। और नाज़रीन, आपने देखा माशाल्लाह हमारी कोशिश रहती है कि आपको ज़्यादा अवेयरनेस मिले गवादर के हवाले से। तो मुझे यकीन है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारा फेसबुक, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मैं फिर आऊँगा एक नए प्रोग्राम के साथ। देखते रहिए अवेयरनेस विद फहद। थैंक यू।